हेलो बच्चों, चलिए आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। लास्ट क्लास में जितने भी लास्ट लेक्चर हमने लिए हैं उसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने जानकारी दी थी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देंगे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चलिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छे से क्लास 10th में मैग्नेट की स्टडी की होगी। आप जानते हैं कि अगर ये कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, ठीक है, और एक मैग्नेट और है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये एक डे टू डे एग्जांपल में ही आप ध्यान दीजिए। अगर ये मैग्नेट दूर रखा हुआ है, मैग्नेट बी को दूर रखे हुए हैं मैग्नेट ए से, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाले मैग्नेट पे किसी प्रकार का फोर्स का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। या तो रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सिव नेचर का इंटरेक्शन होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक। या तो रिपल्सिव नेचर का इंटरेक्शन होगा या तो अट्रैक्टिव नेचर का इंटरेक्शन होगा। अगर ये मैग्नेट बहुत दूर पड़ा हुआ है इस मैग्नेट से, इस मैग्नेट को ए दे दें नाम, ए मैग्नेट से बी मैग्नेट काफी दूर पे रखा हुआ है, तो इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ना तो रिपल्शन हो रहा है, ना तो ये मैग्नेट रिपेल कर रहा है, ना तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इस मैग्नेट को हम करीब ले आए, पास ले आए, तो आप नोटिस करेंगे कि मान लेते हैं पास लाने पे इतनी दूरी पे हम मैग्नेट को लाए, बी मैग्नेट को हम इतनी दूरी पे लेकर आए। अब आप नोटिस करिए इस मैग्नेट से इस मैग्नेट की दूरी कम हो गई। दूरी कम होने के कारण अब ये वाला मैग्नेट हो सकता है इसको रिपेल कर दे। हो क्या सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, दोनों सेम पोल है, तो रिपेल कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मैग्नेट दूर था तो इस पे किसी प्रकार का ना तो अट्रैक्शन हो रहा था ना तो रिपल्शन हो रहा था, किसी प्रकार का फोर्स का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। जब आप इस मैग्नेट को धीरे धीरे अंदर लाए, कहां लाए ये तो अभी हमको पता लगाना है। जैसे जैसे आप इसको पास लाए, ठीक है, आपने नोटिस किया ये वाला मैग्नेट रिपेल कर गया उधर की तरफ, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? इस कारण से हुआ क्योंकि इसकी अपनी एक फील्ड है, ठीक है, इसकी अपनी एक फील्ड है। अब ये मैग्नेट है और ये फील्ड है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब आप दूसरे मैग्नेट को इस वाले मैग्नेट की फील्ड में लेके आए, तभी ये मैग्नेट रिपेल किया या अट्रैक्ट किया। मतलब ये वाले मैग्नेट ने अपनी फील्ड बनाई, ठीक है, और ये वाला मैग्नेट जब इसकी फील्ड में आया तब जाके वो अट्रैक्ट हुआ या तो रिपेल हुआ। अब ये फील्ड क्या है? ये मैग्नेट पर ये एक डे टू डे एग्जांपल है। जब आप मैग्नेट को दूर रखते हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं, जब एक मैग्नेट को पास ले जाते हैं तो रिपल्शन देखने को मिलता है या अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अट्रैक्शन कब मिलता है? जब साउथ पोल यहां होगा और नॉर्थ पोल यहां होगा, ठीक है। तो आप एक तरह से एक पिक्चर बना सकते हैं कि फील्ड क्या हो सकती है, क्या होगी। चलिए इसको समझने चलते हैं। ये तो मैग्नेट के बारे में हमने आपको क्लास 10th में जो थोड़ा बहुत आपने जाना है कि जब तक आप दूसरे मैग्नेट को पहले मैग्नेट की फील्ड में नहीं लाएंगे तब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ना तो रिपल्सिव नेचर की फोर्स लगेगी, ना तो अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स लगेगी। सिमिलरली अब हम अगर आपसे ये बोले कि यहां एक कोई चार्ज रखा हुआ है Q, इसको हम नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है, ये कोई एक चार्ज है जिसका नाम हमने क्या रखा? सोर्स चार्ज रखा, ठीक है। ये एक सोर्स चार्ज है। और बाई चांस मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज ने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसको समझते हैं धीरे धीरे। इस सोर्स चार्ज ने स्पेस में अपना एक रीजन बनाया, स्पेस में अपना एक रीजन बनाया। ये स्पेस में उसने अपना एक रीजन मॉडिफाई किया, स्पेस में मॉडिफाई किया है, ठीक है। मतलब ये एक चार्ज रखा है उसने अपने सराउंडिंग माने स्पेस
स्पेस एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो एक चार्ज है, उसने अपनी सराउंडिंग में माने स्पेस में एक स्पेस को क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। कैसे मॉडिफाई किया, कहने का क्या मतलब है, कैसा मॉडिफिकेशन। अब अगर हम ये बोले कि इस चार्ज ने स्पेस में कुछ बनाया, हमको नहीं मालूम क्या बनाया, ठीक है। अब मॉडिफाई किया स्पेस को, कोई एक चार्ज है, मान लेते हैं कोई एक दूसरा चार्ज है, ठीक है। अब हम अगर इस चार्ज से इसकी दूरी कुछ इतनी यहां पे रखें, कुछ r दूरी पे रखें, तो ये वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। जैसे ही इस चार्ज को और बदल ले आए तो भी आप नोटिस करेंगे यहां पे r1 दूरी पे भी इस क्यू चार्ज ने किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे ही इस चार्ज को हम कहां पर लेके आए, जैसे ही इस चार्ज को बाई चांस मान लीजिए कि हम इस चार्ज को यहां पर लेके आए, ठीक है। ये चार्ज जैसे ही यहां पर आया तो उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस की। वो फोर्स कौन सी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये चार्ज जब यहां पे था, ए पॉइंट पे था, तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर एक्सपीरियंस नहीं की जा रही थी। जब ये बी पॉइंट पे था तो भी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर एक्सपीरियंस नहीं की जा रही थी। अगर ये चार्ज कहां पे आया, कहीं यहां पे रखा गया सी पॉइंट पे, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस की गई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस की गई है किस पर, क्यू चार्ज के द्वारा। समझ रहे हैं बात को। तो क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू चार्ज पॉजिटिव है, क्यू चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब उसको अगर यहां रखें तो भी वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। यहां रखे तो भी वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है इस पूरे रीजन में। ये जो पूरा रीजन हमने बनाया है, इस पूरे रीजन के अंदर कोई बाहरी चार्ज, इसको बाहरी चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। ये कोई बाहरी चार्ज है। जब हम सोर्स चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है, इसने स्पेस को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, स्पेस में मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा किया कि कोई दूसरा चार्ज, बाहरी चार्ज जब आप अंदर ला रहे हैं, यहां जैसे ही इसके अंदर लेके आए, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर लेके आए, तो उसने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। क्या एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो जितने रीजन ऑफ स्पेस में ये बाहरी चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो पूरा रीजन ऑफ स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वहीं पर एक्सपीरियंस होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब आपने बोला कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कौन बना रहा है, सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, सोर्स चार्ज ने अपनी एक फील्ड बनाई। जब हम कोई बाहरी चार्ज को, ये बाहरी चार्ज है जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करने आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बाहरी चार्ज जो कि क्या कर रहा है, फोर्स झेलने आ रहा है, ठीक है। इसकी फील्ड है, इसने क्या बनाई, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब कोई बाहरी चार्ज को जब हम क्या लेके आ रहे हैं, इसकी फील्ड में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला चार्ज क्या झेल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स झेल रहा है इस पूरे रीजन ऑफ स्पेस में। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके द्वारा एक्सर्ट की जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा एक्सर्ट की जाएगी। किस पर, बाहरी चार्ज पर। इस बाहरी चार्ज का नाम क्या रखा गया, टेस्ट चार्ज। इसको हमने क्या नाम दे दिया, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज क्यों नाम दिया, क्योंकि ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्टिंग है, मतलब टेस्टिंग चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पर टेस्ट किया जा रहा है कि फोर्स कितनी लग रही है। यहां पे रखने पे कितनी फोर्स लगी, यहां पे रखने पे कितनी फोर्स लगी, यहां पे रखने पर कितनी फोर्स लगी,
ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया। जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या फिर कह सकते हैं जो फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? एक रीजन ऑफ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए किसी टेस्ट चार्ज के द्वारा। तो यहां पे ये टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। हमने टेस्ट चार्ज क्या लिया है? पॉजिटिव है। तो अगर आप यहां रखेंगे या यहां रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा कि नहीं? ये रिपेल होके दूर भागेगा। देखिए ये रिपेल होके दूर भागेगा। तो यही यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस वियर द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ए स्पेस वियर द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। चलिए थोड़ा सा और आगे डिटेलिंग में जाते हैं। अब अगर हम आपसे ये बोले मुद्दे की बात, ठीक है, कि ये एक आपका सोर्स चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। सोर्स चार्ज ने अपनी एक रीजन ऑफ स्पेस बनाया। इतने रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। समझ रहे हैं? इतने रीजन ऑफ स्पेस में सोर्स चार्ज ने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब याद रखिए आपके जो 12th क्लास की सिलेबस की खाली बात करेंगे, जो सीबीएसई में है, वहां पे आपका जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा Q0 से बताया जाएगा मैक्सिमम केस में, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों टेस्ट चार्ज पॉसिबल है। बट आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? खाली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है। ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज इसलिए बोला गया क्योंकि ये फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आएंगे, ठीक है, सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आएंगे, बाई चांस मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये कोई पॉइंट है P। इस टेस्ट चार्ज को जब हम P पॉइंट पे रखेंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो भी फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का, ठीक है। अब आपने ये बोला सर ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी भी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी भी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो ये टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, इसकी भी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। अरे भाई इसकी भी तो फील्ड होगी, बिल्कुल, और ये भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस पर करेगा ना। बट हम अगर ये बोले टेस्ट चार्ज इतना छोटा लिया गया है, इतना स्मॉल लिया गया है कि ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेंस टू जीरो है। टेंस टू जीरो होने का मतलब चार्ज कभी जीरो तो हो नहीं सकता। तो टेस्ट चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना ही मिनिमम इंडिपेंडेंट चार्ज होता है कि नहीं? इंडिपेंडेंट मिनिमम इतना ही चार्ज होता है। तो टेस्ट चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब टेस्ट चार्ज को हमेशा टेस्ट चार्ज को इतना छोटा लिया जाता है कि टेस्ट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। याद रखिए टेस्ट चार्ज को इतना छोटा लिया जाता है, टेंस टू जीरो, जो कि लगभग कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मिनिमम इतना ही चार्ज हो सकता है। तो टेस्ट चार्ज को इतना ही छोटा चार्ज लिया जाता है ताकि जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। कहने का मतलब बाई चांस मान लेते हैं कि ये हम P पॉइंट ले लें, ये कोई P पॉइंट ले लें हम, ठीक है, ये P पॉइंट मान लेते हैं। सोर्स चार्ज से P पॉइंट की दूरी कितनी मान ले? R1, ठीक है, कितनी मान ले? R1, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, ठीक है। अगर ये टेस्ट चार्ज मौजूद है और ये टेस्ट चार्ज छोटा ना होता, टेस्ट चार्ज अगर बड़ा होता, बिग होता, बड़ा चार्ज होता है, तो इस टेस्ट
चार्ज के द्वारा भी तो कह सकते थे, इस टेस्ट चार्ज के द्वारा भी तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट होती। तो अगर सोर्स चार्ज P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देता E1, तो टेस्ट चार्ज कितनी देता E2, तो नेट फील्ड कितनी होती P पॉइंट पे E1 प्लस E2 होती कि नहीं, E1 प्लस E2। मतलब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट की गई, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट की गई, तो नेट फील्ड जुड़ के मिलती कि नहीं हमको P पॉइंट पे, जो भी वैल्यू मिलती इन दोनों के द्वारा मिलती। तो अगर हम क्या करें, टेस्ट चार्ज को लगभग 0 के करीब कर दें, माने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज है, उतना ही है, ठीक है। तो अगर टेस्ट चार्ज को टेंस टू 0 कर दें, ठीक है, तो इसके द्वारा टेस्ट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो टेंस टू 0 होगी। तो जो टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो टेंस टू 0 है। तो जो आपको P पॉइंट पे नेट फील्ड मिलेगी वो खाली सोर्स चार्ज के द्वारा ही तो मिलेगी। समझ रहे हैं बात को, वो सोर्स चार्ज के द्वारा ही तो मिलेगी। दैट इज E1 वेक्टर इज ए E नेट वेक्टर। मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के द्वारा ही मिल रही है P पॉइंट पे। समझ रहे हैं, टेस्ट चार्ज तो क्या है, सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज। क्लियर बात समझ में? तो टेस्ट चार्ज को हम बहुत छोटा लेते हैं, टेंस टू 0 लेते हैं। याद रखिएगा, सोर्स चार्ज को हमेशा टेंस टू 0 लिया जाता है। अब थोड़ा सा दूसरा पहलू इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ लें, जो कि आपको जानना जरूरी है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज की आवश्यकता जरूर होगी, ठीक है। किसी पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब चलिए एक बेसिक जानकारी आपको दे दें थोड़ी सी, ठीक है। अब आप एक चीज और समझ लीजिए जो कि आपको समझना जरूरी है, कि अगर ये सोर्स चार्ज है, सोर्स एक सिंगल चार्ज है, ठीक है, और आप ये नोटिस करिए कि बाई चांस ये कोई P पॉइंट है, ठीक है, ये कोई P पॉइंट है जहां पे आपने टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है और बहुत छोटा चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। बाई चांस आपने फोर्स को कैलकुलेट किया, ये फोर्स आई 10 न्यूटन, फिर आपने यही टेस्ट चार्ज उठा के यहां रख दिया, बाई चांस मान लेते हैं ये डैश, ये पॉइंट क्या ले लें P डैश, और यहां पे जब आपने टेस्ट चार्ज को उठा के रखा तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आया, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग रही है किस पर, Q नॉट चार्ज पर। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है, सोर्स चार्ज ने, ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सोर्स चार्ज ने जो P डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स एक्सर्ट हो रही है किस पे, Q नॉट चार्ज पे, ठीक है। और वो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है यहां पे, वो फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे फोर्स 10 न्यूटन की है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन की है। तो माने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की ज्यादा डेंस होगी। डेंस होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो या इस पॉइंट पे स्ट्रांग होगी और इस पॉइंट पे क्या होगी, वीक होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड को भांपना है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, वो आप कैसे कर सकते हैं। बस आप टेस्ट चार्ज को क्या रखिए, अलग अलग पोजीशन पे रखिए, और अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स कम लग रही है, ठीक है, और कहीं पे फोर्स ज्यादा लग रही है, तो आप इससे ये जानकारी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड, वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा बनाई गई है, सोर्स चार्ज के द्वारा। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा बनाई गई है। और
यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे क्या कर रही है, फोर्स को एक्सर्ट कर रही है। यहां पे ज्यादा फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, यहां पे कम फोर्स को एक्सर्ट कर रही है। तो इससे क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये ध्यान में रखिएगा, एक सिंगल चार्ज के द्वारा जो बता रहे हैं। चलिए सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलें। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट किससे करते हैं, ई अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। ठीक है, ई वेक्टर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको देख लीजिए। ठीक है, अभी इसकी यूनिट भी डिफाइन करेंगे और फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है एक चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यहाँ बात अभी तक कर रहे थे, वो एक सिंगल सोर्स चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल चार्ज सोर्स चार्ज था, सिंगल सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो टेस्ट चार्ज लिया है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पर आपके सिलेबस में टेस्ट चार्ज क्या है, आप हमेशा टेस्ट चार्ज को क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सीबीएसई के सिलेबस में है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। तो टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन की होगी, बोलिए, फोर्स इस डायरेक्शन की होगी कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। अगर यही आपका सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव हो, तो अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज, जो आपका नेगेटिव सोर्स चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो अंदर की डायरेक्शन में लगाएगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है, ये फोर्स रिपल्सिव नेचर की है। क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। तो यहां से ध्यान में रखिएगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है 12 तक की स्टडी के लिए। टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, बट हम 12 तक की स्टडी के लिए खाली क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज आप ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला हुआ है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब अगर हम आपसे और डिटेलिंग में जाएं, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए। हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं, चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय ए टेस्ट चार्ज। जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये कोई भी टेस्ट चार्ज जब भी आप बात करेंगे तो वो बहुत छोटा होगा। अगर टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, स्मॉल है, तब उस केस में आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अब ये जो F है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो F वेक्टर बाई Q नॉट। इतनी बातें क्लियर हो गई आपके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर बाई Q नॉट। F वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर है। समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और सिचुएशन को आगे लेके जाते हैं। अगर हम आपसे ये बात बोलें कि ये फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, यूनिट की अगर बात करें SI यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप, न्यूटन कूलम इनवर्स। न्यूटन कूलम इनवर्स किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब एक टर्म बुक और बोलती है, ध्यान में रखिए, एक टर्म बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे क्या मतलब निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर अभी आपको समझाया, ये कोई सोर्स चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है, और सोर्स चार्ज ये रखा हुआ है मान लेते हैं, पॉइंट सिंगल सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है और सोर्स चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के द्वारा आप इस P पॉइंट पे मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है,
क्यों टेंस टू जीरो लेते हैं समझा चुके हैं, क्योंकि ये इसकी खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ली जाती है, टेंस टू जीरो। तो इस टेस्ट चार्ज को भी हम क्या लेते हैं, टेंस टू जीरो। ठीक है, इस चार्ज के द्वारा अगर P पॉइंट पे हम इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स मान लीजिए आ रही है 25 न्यूटन की, 25 न्यूटन की। अब इस चार्ज के द्वारा मान लेते हैं P डैश पॉइंट पर अगर हम क्या रखें, टेस्ट चार्ज रखें, ठीक है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी आ रही है, बाई चांस मान लेते हैं 10 न्यूटन की आ रही है। तो आप नोटिस करिए यहां पे फोर्स कम लग रही है और यहां पे फोर्स ज्यादा लग रही है टेस्ट चार्ज पे। क्लियर? तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के टर्म्स की जब भी आप बात करेंगे तो वो इंटेंसिटी बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं खाली, ठीक है, मैग्नीट्यूड की खाली बात करें कि इलेक्ट्रिक, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे है वो ज्यादा है और यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो अगर कंपेयर किया जाए इंटेंसिटी से, क्या कहने का मतलब है, तो इंटेंसिटी ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग है और यहां पे वीक है। तो टर्म से ही ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट इज ए स्पेस, it is a space in 3-dimensional region where the electric force can be experienced। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे ज्यादा मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे कम मैग्नीट्यूड है। कैसे पता लगाएंगे मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग रही है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रही है चार्ज पे तो मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। चलिए सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज, कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज ले लें, ये पॉइंट सोर्स चार्ज, याद रखिएगा, पॉइंट सोर्स चार्ज। और अगर हम इस पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में और बता दें कि अगर कोई बड़ा चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, मान लेते हैं बड़ा चार्ज है, मान लेते हैं 10 कूलम का चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं, एक स्फीयर है मान लेते हैं, ठीक है, और कोई एक दूसरा स्फीयर है, इस पे 5 कूलम का चार्ज है, +5 कूलम का चार्ज, ठीक है। और जब भी आपसे डिस्टेंस मेजर करने को, ये दोनों स्फीयर हैं अगर, ठीक है, और आपको ये बोला जाए कि दोनों स्फीयर के बीच की दूरी कितनी है, क्वेश्चन बोलता है ना कि दो स्फीयर के बीच की दूरी कुछ है 6 सेंटीमीटर, ये दोनों स्फीयर के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो उसके कहने का ये मतलब होता है दोनों स्फीयर बड़े हैं, ठीक है, तो स्फीयर के सेंटर से उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। जब चार्ज बड़े होते हैं, ठीक है, तो चार्ज स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, तो याद रखिए चार्ज बड़े होंगे, स्फेरिकल शेप के ही होंगे, तो हमेशा उसकी जब भी न्यूमेरिकल ये बोले कि दो चार्ज के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है या कुछ भी है, ठीक है, तो मतलब दो चार्ज के सेंटर से दूरी लेनी है, ठीक है, दो चार्ज के स्फीयर के सेंटर से दूरी लेनी। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दो चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए एक बड़ा स्फीयर है और दो स्फीयर के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो मान के चलिएगा, ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर जो बताई गई है दूरी, वो उनके सेंटर से मेजर करके बताई गई है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल में ऐसा देखने को मिलेगा आपको। चलिए अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये कोई एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये कोई एक सोर्स चार्ज है, और मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज के द्वारा हम किसी P पॉइंट पे, ये कोई एक P पॉइंट, ठीक है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, F फैक्टर बाई Q0 बनाया, जहां पे Q0 टेंस टू 0 बताया था, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोले कि इस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने बनाया था ना अभी पीछे,
ये देखिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। तो अगर ये एक सोर्स चार्ज है और पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमेशा क्या करना है आपको इस सिचुएशन या कंडीशन पे आपको करना क्या है, जब भी आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसी भी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे निकालिए या टी पॉइंट पे निकालिए या एल पॉइंट पे निकालिए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए सोर्स चार्ज के द्वारा, एक सिंगल सोर्स चार्ज। तो आपको करना क्या है, हमेशा अपने दिमाग में एक कंसेप्ट रखिए कि इस पी पॉइंट पे पहले से ही क्या मौजूद है, एक टेस्ट चार्ज मौजूद है, ठीक है, पहले से। अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मान लीजिए दिमाग में कि यहां पे पहले से ही क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगी, बोलिए, इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये ध्यान में रखना है। जो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में, जो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पी पॉइंट के द्वारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जो मौजूद है वो सोर्स चार्ज के द्वारा मौजूद है। तो सोर्स चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन टेस्ट चार्ज पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी पॉइंट पे। क्लियर बात समझ में आई? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी ले लें, आर, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने चलते हैं इस केस में। अब ये बताइए, एक हम क्या ले लें, आर कैप डायरेक्शनल वेक्टर ले ले डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। ये डायरेक्शनल वेक्टर लिया, और डायरेक्शनल वेक्टर किस डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का। मान लेते हैं ये पॉइंट ले लें ओ से पी डायरेक्शन का, ओ से पी डायरेक्शन का, ओ से पी डायरेक्शन का एक हमने आर कैप वेक्टर ले लिया, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, देखिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और आर कैप की भी ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब पहले फोर्स कैलकुलेट कर ले। फोर्स कैलकुलेट कैसे होगी, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए 1/4πε0, जो यहाँ पे पी पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस पे फोर्स कितनी लग रही है वो निकाल लें, Q0 बाई आर स्क्वायर, मॉड के अंदर, ठीक है, मॉड के अंदर आर स्क्वायर, आर कैप। अब देखिए फोर्स का ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है और फोर्स की ये डायरेक्शन बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट हो गई, फोर्स की जगह पे रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 बाई मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू Q0 डिवाइडेड बाय Q0। ये कट गया। E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर मॉड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। क्यों, आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, ठीक है, पॉइंट चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया। एक सिंगल चार्ज के द्वारा किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला बन गया। अब आपने नोटिस किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो खाली किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे, ठीक है। अगर आप सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से सोर्स चार्ज की दूरी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने ये डिस्टेंस ज्यादा ले ली, ये डिस्टेंस ज्यादा ले ली P डैश, ठीक है, ये डिस्टेंस ज्यादा ले ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। देख लीजिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ रहे हैं? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंट। जितना ज्यादा सोर्स चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एक कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। और कौन करता है? टेस्ट चार्ज करता है। उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक पहुंचे, फिर एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज के द्वारा हमने क्या कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया। ये एक्सप्रेशन निकल के आया। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? सोर्स चार्ज पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड ए सोर्स चार्ज। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डिफरेंट एस्पेक्ट समझने चलते हैं, थोड़ा सा अलग है, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट समझते हैं। इस एस्पेक्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे तो आपको बेटर कंसेप्ट मिलेगा। कैसे? मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई गुंडा है, कोई एक गुंडा है और ये आगरा का गुंडा है, कोई भी गुंडा है, इसको नाम दे देते हैं। इस गुंडे का नाम है अनंत। मान लेते हैं कि ये कोई गुंडा है जिसका नाम है अनंत। अब इस गुंडे की अपनी एक फील्ड होगी। भाई फील्ड क्या है? आगरा। आगरा रीजन का ये गुंडा है, ठीक। तो इसकी अपनी एक फील्ड है। ये पूरा रीजन क्या है? आगरा। दिख रहा है आपको? ये पूरा रीजन क्या है? आगरा। अगर कोई दूसरा गुंडा, ठीक है, कोई दूसरा गुंडा, मान लेते हैं कि ये गुंडा कहाँ का है? ये मान लेते हैं गुंडा इलाहाबाद का है कोई, ठीक है। ये कोई इलाहाबाद का गुंडा है और ये आगरा का गुंडा है। आगरा का गुंडा कौन है? अनंत। और इलाहाबाद का गुंडा कौन है? मान लेते हैं कि सत्यम, ठीक है। आगरा का गुंडा कोई सत्यम है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो सत्यम तो आगरा का गुंडा है, अनंत सॉरी सत्यम तो इलाहाबाद का गुंडा है, अनंत तो आगरा का गुंडा है। सत्यम अगर आगरा में आएगा, जैसे ही आगरा की बाउंड्री पे आएगा तो ये अनंत जो है वो इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा और इसको आगरा से बाहर ढकेल देगा, मतलब मार पीट के बाहर फेंक देगा। क्योंकि इसकी बाउंड्री पे अनंत, आगरा की बाउंड्री पे 4-5 गुंडे और रखे हुए हैं, 4-5 इसके आदमी हैं मौजूद, ठीक है। अनंत ने 4-5 आदमी वहां पे रखे हुए हैं कि अगर कोई बाहरी गुंडा एंटर करता है कहां पे? आगरा के अंदर, तो उनको मार पीट के बाउंड्री से ही बाहर कर दो। बाई चांस मान लेते हैं सत्यम बाउंड्री से अंदर आ गया, सत्यम बाउंड्री से अंदर आ गया, तो अब आगरा रीजन के एकदम अंदर आ गया। अब यहाँ पे अनंत ने और ज्यादा आदमी भेजे। पहले वहां 2 आदमी इसको मार पीट के भगाए थे तो इस पे कम फोर्स लगी। अब देखिए अनंत ने ज्यादा आदमी भेजे, ठीक है। अनंत क्या है? आगरा का गुंडा है। सत्यम जो है वो इलाहाबाद का गुंडा था, वो आगरा रीजन के अंदर आ गया, पेनिट्रेट कर गया, आगरा के अंदर आ गया। तो अब अगर ये पी पॉइंट पे आया है, ठीक है, सत्यम, तो समझ लीजिए अब जो है अनंत ने ज्यादा आदमी भेज के इस पर फोर्स अप्लाई की, ठीक है। अब इस पे ज्यादा आदमी इसको ज्यादा आदमी मारे कूटेंगे, मार कूट के कहां से? आगरा से बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे अंदर आता गया
कौन, सत्यम, इस पर और ज्यादा मारपीट बढ़ती गई। ठीक है, वैसे ही जब हम सोर्स चार्ज की बात करते हैं तो अब देखिए अनंत क्या है, सोर्स है। ठीक, अनंत पूरे आगरा में अपने आदमी भेज के किसी को भी पिटवा सकता है। दूसरा गुंडा जो आया, ठीक है, बाहर से, जैसे ही आगरा में दाखिला लिया, उस पर क्या किया गया, फोर्स अप्लाई की गई, मार कूट के उसको बाहर भगाया गया कि नहीं। तो अगर यहाँ बाउंड्री पे पहुंचा था तो 2 ही आदमी ने मारा, और जैसे जैसे बाउंड्री के अंदर आता गया और ज्यादा आदमी उसको मारते चले गए, मतलब और ज्यादा उस पर फोर्स लगती गई। बाई चांस अनंत इलाहाबाद जाएगा तो, अनंत अगर इलाहाबाद जाता है तब क्या होगा, अगर अनंत इलाहाबाद जाएगा तो सत्यम उसको इलाहाबाद रीजन में घुसने नहीं देगा। इलाहाबाद में घुसने से जैसे ही बाउंड्री पे आएगा तो पीटना शुरू कर देगा और बाहर फेंकेगा इलाहाबाद से। तो वैसे ही जब अनंत जो है इलाहाबाद जाएगा तो ये सोर्स चार्ज बन जाएगा, मतलब ये सोर्स है, ये गुंडा है वहां का। ठीक है, और जब सत्यम आगरा आएगा, ठीक है, तो अनंत क्या है, आगरा का गुंडा है, सत्यम को आने नहीं देगा। ठीक है, समझ रहे। तो अगर अनंत गया इलाहाबाद तो सत्यम वहां का गुंडा है, सत्यम अनंत को अंदर आने नहीं देगा। क्लियर बात समझ में आई। अब इसी तरीके से कुछ समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मान लेते हैं दोनों पॉइंट चार्ज ले लेंगे। यहाँ पे चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, मान लेते हैं Q2, मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपने बोला, कंपेयर करिए भी पिछले एग्जाम्पल से, इस चार्ज ने अपनी एक फील्ड बनाई। ठीक है, ये क्या बनाई, फील्ड बनाई। ये फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस रीजन में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, दूसरे चार्ज के द्वारा। ठीक है, जब ये वाला चार्ज, अब देखिए यहां 2 चार्ज मौजूद है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनी है, तो ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज। इसको आप क्या नाम दे देंगे, सोर्स चार्ज। जब ये वाले चार्ज को आप इसकी फील्ड में लेके आएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, फोर्स इसके द्वारा इस पर लगाई गई होगी, इस डायरेक्शन की लग रही है। अब ये याद रखिए, जो फोर्स एक्सपीरियंस करने आया वो Q1 चार्ज था, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया। और इसकी खुद की फील्ड आप कितनी ले लेंगे, इसकी ये टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होगा कि इसकी खुद की फील्ड क्या होगी, टेंड्स टू 0। इसकी खुद की फील्ड क्या होगी, टेंड्स टू 0। इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं। वैसे ही सत्यम की कोई वैल्यू आगरा में नहीं है, समझिए, सत्यम की कोई वैल्यू आगरा में नहीं है। जो आपने Q1 चार्ज लिया इसको सत्यम ले लीजिए, और ये क्या हो गया, अनंत। ठीक है, ये आगरा का गुंडा है और ये इलाहाबाद का गुंडा है। इसकी कोई वैल्यू आगरा में नहीं है, तो इसकी फील्ड क्या है, टेंड्स टू 0। इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी अपनी कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे वो अपना बस चला पाए। तो Q1 चार्ज अपना बस यहाँ पे आगरा में नहीं चला पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसकी फील्ड क्या हो गई, टेस्ट चार्ज की फील्ड, ये टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट होने आया है कि आगरा में अनंत की कितनी गुंडाई चलती है। समझ रहे हैं, आगरा में अनंत की कितनी गुंडाई चलती है। सत्यम क्या किया है, वहां पे एक्सपीरियंस करने आए, तो एक्सपीरियंस किया, तो एक्सपीरियंस करने का मतलब उसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है, उसकी खुद की कोई गुंडाई यहाँ पे चल नहीं पा रही। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया और ये सोर्स चार्ज हो गया। सोर्स कौन है, जो मेन गुंडा सोर्स है ये आगरा का। तो याद रखिए, सोर्स चार्ज जो है उसने टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई की। सोर्स चार्ज की खुद की फील्ड यहाँ पे कितनी है, टेंड्स टू 0। सोर्स चार्ज बहुत छोटा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही उल्टा कर दिया जाए, अब देखिए, ठीक है, उल्टा कर दिया जाए, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, अब बाई चांस आप कह रहे हैं कि Q2 चार्ज की फील्ड की बात करो। अगर आप Q2 चार्ज की फील्ड की बात करते हो, Q1 चार्ज को आप लेके आते हो Q2 की फील्ड में, ये सत्यम है। ठीक है, ये इलाहाबाद का गुंडा है, तो समझिएगा। और ये क्या है, आगरा, अनंत। ठीक है, अब Q1 चार्ज को जब आप Q2 की फील्ड में लेके आओगे, ठीक है, तो ये जब Q1 जो है
वो Q2 की फील्ड में आएगा, तो Q2 क्या हो गया, सोर्स चार्ज, ठीक है, और Q1 क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। अब अनंत अगर इलाहाबाद में आएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसकी खुद की फील्ड यहां पे कितनी है, 0। इसकी खुद की फील्ड यहां पे कितनी है, 0। ये खुद क्या है, बहुत छोटा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, खुद की इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इस टेस्ट इसको जो Q1 चार्ज होगा उसको टेंस टू 0 कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अब सप्तम इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि सप्तम सोर्स हो गया इलाहाबाद का। तो ऐसे ही समझिए कि जब आप बात करते हैं 2, 3, 4 चार्ज यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए अभी हमने टेस्ट चार्ज की बार बार बात की ना, तो अगर ये कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो अपनी इसकी फील्ड है, तो कोई दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, फील्ड इसकी है, ठीक है, तो फील्ड अगर इसकी बनाई है तो ये सोर्स है, तो ये सोर्स चार्ज हो गया, और टेस्ट माने कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस करने आ रहा है। तो टेस्ट चार्ज की खुद की वैल्यू कितनी होगी, टेंस टू 0, उसकी खुद की फील्ड कितनी होगी, टेंस टू 0, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर रहा है चीजों को। ठीक, क्लियर बात समझ में आई। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट और है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी, ठीक है, समझा का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। अभी तक तुम कंसेप्चुअली जान रहे थे, और एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जानना आपका बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये कोई सोर्स चार्ज है और एक सोर्स पॉइंट चार्ज है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन होती है। पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे सोचिए इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। ये पॉइंट टू पॉइंट क्या दर्शा रहा है, फोर्स का फंक्शन दर्शा रहा है। मतलब कि अगर आप टेस्ट चार्ज को बाई चांस इस पॉइंट पे ले आके रखे तो यहां पे इसके द्वारा, इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे फोर्स प्री डिफाइंड है। फोर्स क्या है, प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब अगर इसने ये बोल दिया कि P पॉइंट पे 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, तो अगर आप ये टेस्ट चार्ज यहां से ले आके यहां पे रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो यहां पे 10 न्यूटन की ही फोर्स लगेगी। अगर यहां पे सोर्स चार्ज ने ये बोल दिया कि यहां पे अगर आप इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लाके रखेंगे तो 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी, तो 20 न्यूटन की फोर्स प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइन करके रखी हुई है सोर्स चार्ज ने। तो याद रखिए जो सोर्स चार्ज होता है वो क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन डिफाइन करता है। मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्स की अलग अलग वैल्यू डिफाइन करता है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू। क्या अगर कोई टेस्ट चार्ज आप बाहर से लाके यहां पे रखते हैं या इस पॉइंट पे कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है, तो फोर्स जो है वो पहले से ही डिफाइन करके रखी हुई है किसने, सोर्स चार्ज ने। इट इज ए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन। और ये पॉइंट जहां तक एक्सटेंड होता है उतना पूरा रीजन ऑफ स्पेस क्या कहला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इज ए पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन। और ये पॉइंट टू पॉइंट जहां तक डिफाइन होता जाता है, और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जा रही है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम दूर चलते चले जा रहे हैं, पॉइंट जैसे जैसे दूर चलता चला जा रहा है, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू घटती जा रही है। एग्जांपल के तौर पे अगर जस्ट बगल वाला पॉइंट लेंगे तो मान लीजिए 50 न्यूटन, फिर उसके बगल वाला पॉइंट माने 49 न्यूटन, फिर उसके बगल वाला पॉइंट माने 48 न्यूटन। ऐसे करते करते यहां तक आए तो 25 न्यूटन, फिर यहाँ 24 न्यूटन, फिर मान लेते हैं 23 न्यूटन। तो मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू जो है पहले से ही डिफाइन कर दी गई है, किसके द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा। तो सोर्स चार्ज जो है वो पॉइंट टू पॉइंट फोर्स को डिफाइन कर देता है पहले से ही। और जहां तक ये फोर्स डिफाइंड होती है, ठीक है, जहां तक ये फोर्स
लास्ट तक जहां तक ये फोर्स 0 होती है, मतलब यहाँ 50 न्यूटन की फोर्स है एकदम करीब में इसके, और यहाँ पे फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फोर्स का कोई फंक्शन है नहीं, फोर्स का कोई पॉइंट नहीं है, तो इसके बाद इसके बियॉन्ड आप कह सकते हैं फील्ड मौजूद नहीं है। व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज ए पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो एक ये फिगर हमने बनाया है कुछ समझाने के लिए, आपको बनाया है, देख लीजिएगा इधर, कि अगर हम आपसे अब ये बात बोले कि ये सोर्स चार्ज है, इसमें देखिए पॉइंट टू पॉइंट फोर्स को डिफाइन किया है। यहाँ पे 15 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, फिर 0 न्यूटन। समझ रहे हैं? अगर कोई टेस्ट चार्ज को आप लेके आएंगे, मान लेते हैं टेस्ट चार्ज +1 कूलम का है, मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं +1 कूलम मत बोलिए, +1 यूनिट का चार्ज, कोई एक सिंगल यूनिट का चार्ज। अगर आप 1 यूनिट का चार्ज आप यहां रखेंगे, बाउंड्री पे रख रहे हैं मान लेते हैं, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही। यहां रख रहे हैं तो 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस हो रही, यहाँ 2 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस, यहाँ 3 न्यूटन की, यहाँ 4 न्यूटन की, यहाँ रखते हैं तो 5 न्यूटन की, और बाई चांस यहाँ रखते हैं तो 10 न्यूटन की, यहाँ रखते हैं तो 15 न्यूटन की। जैसे जैसे आप इसके अंदर की तरफ आ गए, देखिए फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई। मतलब हर एक पॉइंट पे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लेके आते हैं, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, अगर ये क्या है, सिंगल चार्ज है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन, और ये पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन जहां तक बढ़ता जाता है, ठीक है, जहां तक ये पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन बढ़ता जाता है, जितने रीजन स्पेस में बढ़ता जाता है, उतना पूरा रीजन और स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? अब ये ध्यान में रखिएगा, इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं, अगर आप इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो देखिए फोर्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डिफाइंड है। 15 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर घट गई 5 न्यूटन, फिर 0 न्यूटन, फिर यहां से चले 15 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 0 न्यूटन। मतलब पॉइंट टू पॉइंट फोर्स फंक्शन है कि नहीं? इसने पॉइंट टू पॉइंट पे क्या कर दिया, फोर्स को पहले से ही डिफाइन कर दिया। किसने? सोर्स चार्ज ने। अब फोर्स को एक्सपीरियंस करने कौन आ रहा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि भैया ये जो सोर्स चार्ज है, अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां पे रखते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज को अगर आप यहां पे रखते हैं, तो सोर्स चार्ज पहले से ही इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन कर चुका है। कितना? 10 न्यूटन। अगर आप पॉइंट चार्ज को, मानिए टेस्ट चार्ज को ले आके इस पॉइंट पे रखते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज टेस्ट करके बता देगा कि इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा फोर्स कितनी लगाई जा रही है, 10 न्यूटन की लगाई जा रही है। समझ रहे हैं बात को? इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अगले ही पॉइंट पे जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, जो कि किसने डिफाइन की है, सोर्स चार्ज ने डिफाइन की है, पहले से ही डिफाइंड है। बस टेस्ट चार्ज क्या करने जा रहा है, टेस्ट करने जा रहा है कि कितनी फोर्स लग रही है, मतलब वहां पे कितनी फील्ड मौजूद है। जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा फील्ड। अब आप देखिए, नोटिस करिए कि सारे के सारे यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स 0 न्यूटन है, यहां फोर्स 0 न्यूटन है, यहां फोर्स 0 न्यूटन है, यहां फोर्स मान लेते हैं 0 न्यूटन है, और मान लेते हैं यहां फोर्स कितनी है, 0 न्यूटन है। इसके बियॉन्ड आप समझिए, इसके बियॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो इसके बियॉन्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि फोर्स का कोई फंक्शन यहाँ पे इसके बियॉन्ड मौजूद नहीं है। मतलब कोई फोर्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। किसके द्वारा डिफाइंड नहीं है? सोर्स चार्ज के द्वारा। अब मान लेते हैं कि ये जो हमने बाउंड्री ली है 0 न्यूटन की है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 न्यूटन, यहाँ 0 न्यूटन, यहाँ 0 न्यूटन, यहाँ 0 न्यूटन। ये पूरी सरफेस पे, पूरे सरफेस पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 न्यूटन। क्लियर बात समझ में आई? माने अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो 0 न्यूटन की फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू 0 न्यूटन ना होती, मान लेते हैं 0.5 न्यूटन होती, 0.5 न्यूटन होती, तो पूरे इस स्फीयर के सरफेस पे 0.5 न्यूटन होती कि नहीं? बोलिए, 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन,
5 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू पूरे स्फीयर पे 0.5 न्यूटन होती। बोलिए अब आप हमको ये बताइए, इस पूरे स्फीयर के सरफेस पे टेस्ट चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स तो कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इस पूरे सरफेस पे टेस्ट चार्ज जो फोर्स को झेल रहा है वो फोर्स कांस्टेंट है। देखिए दिस फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है, ऐसे ही आप ये बताइए एक इससे छोटे रेडियस का ले लें। अब अगर आप ये बोले कि इससे छोटे रेडियस का स्फीयर ले लें, बाई चांस आपका ये सोर्स चार्ज है और एक स्फीयर आपने ये लिया, इस पूरे स्फीयर पे ये बताइए जो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो पूरे स्फीयर पे सेम होगी कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, वो पूरे स्फीयर पे क्या होगी? सेम होगी। मान लेते हैं 10 न्यूटन, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी। मतलब अगर आप अपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, यहां रखते हैं तो भी 10 न्यूटन की फोर्स झेलेगा, यहां रखते हैं तो भी 10 न्यूटन की फोर्स झेलेगा, यहां रखते हैं तो भी 10 न्यूटन की फोर्स झेलेगा, यहां रखते हैं, माने स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे रखते हैं तो वो 10 न्यूटन की फोर्स झेलेगा अगर ये पॉइंट चार्ज है तो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से स्फीयर की दूरी कितनी है? r। मतलब इस स्फीयर का रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, स्फीयर का रेडियस क्या है? कांस्टेंट एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। r कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है। इस स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे भी आप क्या रखेंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स इक्वल झेलेगा। इक्वल झेलने का मतलब सेम अमाउंट की झेलेगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे? रेडियस बढ़ाते जाइए। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक इतना बड़ा रेडियस, फिर उससे बड़ा रेडियस, फिर उससे बड़ा रेडियस, फिर इससे बड़ा रेडियस। ठीक है, अब नोटिस करिएगा, अगर आप इस सरफेस पे हैं तो वो मान लेते हैं 20 न्यूटन की फोर्स झेलेगा टेस्ट चार्ज, यहां रखते हैं 15 न्यूटन की फोर्स झेलेगा, यहां रखते हैं तो मान लेते हैं 10 न्यूटन की, और यहां रखते हैं तो 5 न्यूटन की। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आप लेके आए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, ठीक है, 1 यूनिट का यहां पे रखा आपने, तो उस पूरे सरफेस पे वो 5 न्यूटन की फोर्स झेलेगा इसके द्वारा। अगर यहां पे रखते हैं तो 10 न्यूटन की फोर्स झेलेगा। ठीक है, कौन? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पूरे 10 न्यूटन की फोर्स झेलेगा। पूरे, अगर इस पूरे सरफेस पे कहीं पे भी रखते हैं, यहां पे रखें या यहां पे रखें या यहां पे रखें, सब जगह वो क्या झेलेगा? 10 न्यूटन की ही फोर्स झेलेगा। अब जैसे ही इस पूरे स्फीयर पे कहीं पे भी रखेंगे तो 15 न्यूटन की फोर्स झेलेगा, इस स्फीयर पे कहीं पे भी रखेंगे तो 20 न्यूटन की फोर्स झेलेगा। तो ध्यान में रखिए पूरे, अब देखिए जैसे जैसे स्फीयर का रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे लग रही है वो बढ़ रही है, घट रही है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे जैसे स्फीयर का रेडियस बढ़ा दें, स्फीयर का रेडियस देखिए बढ़ा रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए घटती जा रही है कि नहीं, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, इलेक्ट्रिक फोर्स घट रही है। जैसे जैसे हम स्फीयर का रेडियस क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी टेस्ट चार्ज पे घटती जा रही है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है? घटती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है? मैग्नीट्यूड में घटती जा रही है। तभी तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स भी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। ध्यान में रखिएगा, इस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। सिंगल सोर्स चार्ज है अगर, तो खाली एक सिंगल सोर्स चार्ज है तब की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे भी पूरे स्फीयर के लिए फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इस पूरे स्फीयर के लिए होगी। तो कोई पॉइंट चार्ज है अगर, तो उसके पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है। इस पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। इस पूरे स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। इस पूरे स्फीयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट पे वो 2 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, 2 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट होगा, पूरे सरफेस के लिए। यहाँ पे भी 2 न्यूटन पर कूलम होगा और यहाँ पे भी 2 न्यूटन पर कूलम होगा। अगर आप दूसरे ये वाले स्फीयर की बात करें, ठीक है, अगर आप ये वाले स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 3 न्यूटन पर कूलम। तो इस पूरे स्फीयर पे 3 न्यूटन पर कूलम कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, तो वो पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज जो होता है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, उसकी जो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है उसकी। समझ रहे हैं बात को? स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो ये कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है, पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर स्फीयर का रेडियस बदल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब पूरे स्फीयर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री हो गई आपकी। क्लियर बात आपके समझ में आई? मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देख लीजिए जो समझाना चाह रहे हैं। बाई चांस ये चार्ज आपके पास सोर्स चार्ज है कोई Q1, पॉइंट चार्ज है। इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। किसके द्वारा, इसके द्वारा। ध्यान में रखिएगा एक बात जो समझा रहे हैं, अगर P पॉइंट पे आपको इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए पहले से ही कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। या तो +Q0 रखा हुआ है या +1 यूनिट का चार्ज रखा हुआ है। बस ध्यान में आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि अगर कभी भी किसी P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी तो वहां पे पहले से ही दिमाग में बांध लीजिए कि वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। बताया जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन में कभी न्यूमेरिकल में नहीं बोला जाएगा, बस बोला जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पे पहले से ही एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। या तो Q0 दिमाग में रख लीजिए या तो +1 यूनिट का टेस्ट चार्ज रख लीजिए। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब अगर हमने ये आपसे बोला कि इस P पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है और इसकी खुद की फील्ड कितनी होती है, टेंड्स टू 0। इसकी खुद की टेस्ट चार्ज की फील्ड टेंड्स टू 0 होती है, ताकि ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसकी फील्ड, इसकी बनाई फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन चार्ज, अभी हमने पीछे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेंगे, तो उसकी फील्ड भी क्या होगी, टेस्ट चार्ज की बहुत कम, इतनी कम होगी कि वो इस सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं ताकि उसकी जो फील्ड होती है वो क्या बन पाए, बहुत कम बन पाए। तो टेस्ट चार्ज को स्मॉल लिया गया क्योंकि इसकी फील्ड खुद की बहुत कम होती है। समझ रहे हैं बात को? दूसरी बात आपको ये ध्यान में रख लेनी है, अगर यहाँ पे आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए Q1 चार्ज के द्वारा और ये बताया गया दूरी R1, तो इस Q1 चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोला जाए यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज दूसरा रखा गया है, ये सेकेंड सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज, ये कोई दूसरा सोर्स चार्ज है,
तो इसी पी पॉइंट पे मान लेते हैं अगर ये सोर्स चार्ज ना होता, इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम आई होती। ठीक है, इस चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम। अगर कोई दूसरा सोर्स चार्ज रखा है उसके द्वारा इस पॉइंट पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट की जाएगी कि नहीं? तो इसके द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं 5 न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, E1 प्लस E2। समझ रहे हैं, E1 प्लस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 10 प्लस 5 15 न्यूटन पर कूलम, 15 न्यूटन पर कूलम। बट यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा लगेगी, वेक्टर से आप जोड़ेंगे, पर आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट से बता रहे हैं कि अगर दो चार्ज हैं तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टरली ऐड होगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, वेक्टरली ऐड होगी। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स भी तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे तीसरा कोई चार्ज रख दें, ठीक है, उसके द्वारा भी तो यहाँ पे एक नई फील्ड बनेगी, वो भी जुड़ेगी, तो नेट फील्ड बढ़ जाएगी। नेट फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स और इंक्रीज कर जाएगी, किस पे, टेस्ट चार्ज पे। तो जितनी ज्यादा फोर्स इंक्रीज करेगी मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इतनी चीजें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू बढ़ गई मतलब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ गया। जितनी भी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत बेटर कंसेप्ट देने की प्रयास किया है और कई तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के और कंसेप्ट को और आगे लेके जाएंगे। डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, और नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।